बीबीसी दुनिया में आज देखिए क्या फिर सिर उठा रहा है कोरोना। अमेरिका में कोरोना के मामले कम होने के बाद फिर से बढ़ रहा है संक्रमण। इंडोनेशिया में 24 घंटों में रिकॉर्ड 2000 से ज्यादा मौतें। स्पेन में 5वीं लहर का खतरा। वहीं भारत के महाराष्ट्र में हो रही संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारी। बीबीसी दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ पायल भुयन। दुनिया भर में फिर चिंता बढ़ा रहा है कोरोना, जिसकी बात कवर स्टोरी में, लेकिन पहले हेडलाइंस। आईएमएफ ने भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान में की कटौती। वित्त वर्ष 2021-22 में 9.5% रह सकती है विकास दर। आईएमएफ के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर से हुआ नुकसान। बासवराज बोम्मई होंगे कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद संभालेंगे कर्नाटक की सत्ता। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 29,700 नए मामले आए सामने। लगभग 4.5 महीने में पहली बार इतने कम मामले। पर भारत में खत्म नहीं हुई है कोरोना की दूसरी लहर, केंद्र सरकार ने दी चेतावनी। अफगानिस्तान के बाद अब इराक से भी होगी अमेरिकी सैनिकों की वापसी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया ऐलान। पर इराकी सेना की ट्रेनिंग के लिए वहां मौजूद रहेंगे कुछ अमेरिकी सैनिक। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। दुनिया के कई देशों में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। स्पेन जैसे देशों में 5वीं लहर, तो भारत में तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, जिसे देखते हुए महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों ने तो तैयारियां भी शुरू कर दी है। क्या है इसकी वजह? आज कवर स्टोरी में इसी की पड़ताल। आज भारत में कोरोना के नए मामले काफी कम आए हैं। 132 दिनों के बाद ये पहला मौका है जब किसी एक दिन 30,000 से कम केस सामने आए हों। पर सावधान रहने की चेतावनी दी है नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने। उन्होंने तो ये भी कहा है कि दूसरी लहर भी अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसे में महाराष्ट्र, जहां हालात शुरू से ही खराब रहे हैं, वहां वक्त न गंवाते हुए कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। देखिए बीबीसी संवाददाता मयूरेश कुन्नूर की ये ग्राउंड रिपोर्ट। मुंबई के मलाड इलाके में 2000 बेड्स का ये नया कोविड जंबो अस्पताल लगभग बनकर तैयार है। ऐसे 4 कोविड सेंटर्स पहले से ही मुंबई में हैं, मगर कोरोना की दूसरी लहर में जो हालात बने, उसके बाद अब संभावित तीसरी लहर से पहले 4 जंबो अस्पताल शहर में बन रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये लहर बच्चों के लिए ज्यादा घातक हो सकती है। तिसऱ्या वेव्हसाठी आपण आणखी 4 जम्बो सूट आपण तयार करतो आहे आणि हम तीसरी लहर के लिए 4 नए जंबो अस्पताल बना रहे हैं। इसमें मुंबई में 9,000 से ज्यादा बेड्स उपलब्ध होंगे। हमने हर जंबो अस्पताल और नगर निगम के अस्पताल में बच्चों के लिए अलग वार्ड रखा है। ऑक्सीजन की भी व्यवस्था है। बच्चों को छोटे मास्क लगते हैं तो वो भी खरीदे गए हैं। बच्चों के लिए दवाइयों का ऑर्डर दे दिया गया है। हर अस्पताल में बच्चों के लिए करीब 1,500 बेड आरक्षित होंगे। लेकिन सवाल सिर्फ बेड्स का नहीं है, बल्कि ऑक्सीजन का भी है। दूसरी लहर में राज्य की प्रतिदिन 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन निर्माण की व्यवस्था भी कम पड़ गई थी। अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हर जिले में ऑक्सीजन का प्लांट होगा। हर जिले में काम भी हो रहा है। बीबीसी ने नासिक जिले का जायजा लिया। नासिक के येवला में ये नया ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार है। प्रशासन का दावा है कि इस बार ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होगी। जे आपले ग्रामीण रुग्णालय आहेत त्या ठिकाणी आपण 300 जो ग्रामीण अस्पताल हैं वहां हमने 24 ऑक्सीजन प्लांट्स का ऑर्डर दे दिया है। कुछ प्लांट हमें केंद्र सरकार से मिलने वाले हैं। कुछ जगहों पर सीएसआर के जरिए नए प्लांट्स तैयार किए जाएंगे। 2 प्लांट्स का काम पूरा होने के बाद वो उपयोग में आ गए हैं, बाकी कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएंगे। जे आपण ऑर्डर केलेली आहे। तीसरी लहर रोकने की प्रक्रिया में बड़ी आशा है वैक्सीनेशन, मगर राज्य के लिए वही एक बड़ा सवाल भी है। 3.5 करोड़ लोगों को पहला टीका देकर महाराष्ट्र देश में सबसे आगे तो है, मगर वो काफी नहीं है। वैक्सीन की किल्लत से कई केंद्र बंद हो जाते हैं। सरकार ने अब असेंबली में प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से हर महीने 3 करोड़ टीकों की मांग की है। 3 कोटी लस दर महिन्याला मिळावी
अशी मागणी हमें 3 करोड़ टीके चाहिए क्योंकि हम हर रोज 15 लाख टीके लगवा सकते हैं। अगर 10 लाख टीके भी लगवा दिए तो 30 दिनों में हम 3 करोड़ टीके लगवा सकते हैं। ये हमारी क्षमता है। हमें हर्ड इम्यूनिटी पैदा करनी होगी, तो जल्द से जल्द टीकाकरण करना होगा। ये कार्यक्रम 1 साल या 6 महीने का नहीं हो सकता। बचा हुआ टीकाकरण 1.5 से 2 महीने में पूरा हो जाना चाहिए। च्या दरम्यान लसीकरण करू शकण्याची क्षमता, कार्यक्षमता आपल्या महाराष्ट्राच्या आरोग्य विभागामध्ये आहे। डेल्टा वेरिएंट के फैलाव से महाराष्ट्र के कुछ जिलों में आज भी हालात गंभीर है। लॉकडाउन पूरी तरह उठाया नहीं जा सकता और अर्थव्यवस्था बुरी हालत से गुजर रही है। तीसरी लहर कब आ सकती है, इसके अलग अलग अनुमान हैं, मगर फिर से नए युद्ध की तैयारी के अलावा महाराष्ट्र के सामने दूसरा रास्ता नहीं है। मयूरेश कुन्नूर, BBC, मुंबई। तो ये थी महाराष्ट्र की बात। दुनिया भर की बात करें तो इंडोनेशिया में 24 घंटे में रिकॉर्ड 2000 से ज्यादा मौतें हुई हैं और 45,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। अमेरिका में धुआंधार वैक्सीनेशन ने एक वक्त कोरोना को लगभग नियंत्रित सा कर लिया था, लेकिन वहां एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इस बार वजह बन रहा है डेल्टा वेरिएंट। कोरोना के मामलों में अब भी अमेरिका पहले नंबर पर है। वहां लगभग 3 करोड़ 46 लाख मामले अब तक सामने आ चुके हैं और लगभग 6,11,000 जानें भी जा चुकी हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक वहां लगभग 16 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज भी लग चुकी है, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक जिनको वैक्सीन नहीं लगी है उनके बीच कोरोना केस तेजी से फैल रहे हैं। अमेरिका के टॉप कोरोना एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फाउची ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका फिर से गलत दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस साल अप्रैल तक अमेरिका वैक्सीनेशन के मामले में सबसे आगे था, लेकिन उसके बाद टीकाकरण की रफ्तार थमी। वहीं स्पेन में भी बीते दिनों जब कोरोना संक्रमण के मामले कम होने लगे तो सरकार ने देश भर से कई पाबंदियां हटा दी, लेकिन अब संक्रमण फिर से बढ़ने लगा है। बीते 1 महीने में यहां 5.5 लाख से ज्यादा नए केस सामने आ चुके हैं। स्पेन की आधी आबादी पूरी तरह वैक्सीनेट हो चुकी है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि तमाम यूरोपीय देशों ने अपने लोगों से स्पेन न जाने को कहा है। कई हफ्तों के सामान्य जनजीवन के बाद अब स्पेन फिर कोविड से जूझ रहा है। संक्रमण की ये 5वीं लहर पिछली लहरों से अलग है। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट तेजी से फैल रहा है और इस बार बढ़ते संक्रमण के केंद्र में ज्यादातर युवा हैं। Perfecto, muchas gracias. It's a little bit stupid to go out without mask and go to parties. I'm still waiting until I feel fully confident to go and also until I'm vaccinated. स्पेन में 50 साल से ऊपर के ज्यादातर लोगों को टीका लग चुका है, लेकिन 20 से 30 साल वाले युवा जिन्हें टीका नहीं लगा है वो ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। हमने घर में रहते हुए पाबंदियों का लंबा दौर गुजारा है। युवा अब बाहर निकलने लगे हैं। ज्यादातर युवा एसिम्प्टोमेटिक हैं और उन्हें नहीं पता चलता कि वो संक्रमित हैं। वैसे 16 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण शुरू हो गया है। देश के कई इलाकों में फिर से पाबंदियां लगने लगी हैं। चिंता इस बात की भी है कि संक्रमण की नई लहर अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। अमूमन ब्रितानियों की मेहमान नवाजी करने वाला ये बेनिडॉर्म होटल अभी 1/3 भरा हुआ है, लेकिन यहाँ मौजूद ज्यादातर मेहमान ब्रितानी नहीं हैं। अभी यहाँ सिर्फ 3 से 5% विदेशी मेहमान हैं। ब्रितानी तो 1% भी नहीं है। बाकी सभी मेहमान स्पेनिश हैं। अगर 5वीं लहर आती है तो हमारे पास ना विदेशी मेहमान आएंगे और ना ही देसी मेहमान। किराए पर जेट स्की देने वाली इस कंपनी का काम किसी तरह चल रहा है, लेकिन इन्हें विदेशी पर्यटकों की जरूरत है। अभी यहाँ कोरोना से पहले की तरह ब्रितानी पर्यटक नहीं आ रहे हैं, तो धंधा मंदा चल रहा है। मुझे लगता है कि लोग अभी सीमा पार करके यहाँ नहीं आना चाहते हैं। भूमध्य सागर के तट पर यह नजारा सुकून पहुंचाने वाला जरूर है, लेकिन स्पेन के लिए गर्मियों का यह मौसम मुश्किल साबित हो सकता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक कत्ल की दास्तान जिससे दहल गया है पाकिस्तान। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया में, आपके साथ पायल भुइन। लगभग 20 साल बाद अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद अब 18 साल के बाद इराक से भी अमेरिकी सैनिकों की वापसी होगी। अमेरिका अब इस साल के अंत तक अपनी सेना को वापस बुलाने की तैयारी कर रहा है। इराक में इस वक्त लगभग 2,500 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। इनमें से कुछ सैनिक फिलहाल इराक में रहेंगे और इस्लामिक स्टेट के बचे कुछ लड़ाकों से मुकाबले के लिए इराकी सेना को वो ट्रेनिंग देंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी सेना की वापसी से इराकी प्रधानमंत्री को भी घरेलू मोर्चे पर फायदा मिलेगा, क्योंकि कई ईरान समर्थित नेता इराक में अमेरिकी सेना की मौजूदगी का विरोध करते रहे हैं। यहां तक कि इराक के वो लोग जो वैसे तो किसी के पक्ष में नहीं हैं, चाहते हैं कि विदेशी सैनिक वापस चले जाएं। हाल ही में इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदमी ने अमेरिका जाकर राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की थी। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने सैनिकों की वापसी की घोषणा की। We support strengthening Iraq's democracy and we're anxious to make sure the election goes forward in October. And we're also committed to our security cooperation. Our shared fight against ISIS is critical for the stability of the region, and our counterterrorism cooperation will continue. साल 2003 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे। तब अमेरिकी सेना इराक में उन्होंने प्रवेश किया था और इराक की सत्ता से सद्दाम हुसैन को हटाया था। अमेरिका ने तब कहा था कि इराक के पास जनसंहार के हथियार हैं, पर ये हथियार कभी मिले नहीं। एक वक्त इराक में लगभग 1,60,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक वहां पर मौजूद थे, पर साल 2011 में उनमें से ज्यादातर की वापसी हो गई। पर 3 साल बाद वो इराकी सरकार के बुलाने पर फिर वापस आए। उस वक्त इस्लामिक स्टेट ने वहां के कई इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया था। साल 2017 में इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों की हार हुई, पर अमेरिकी सेना वहीं रही ताकि इराकी सैनिकों को ट्रेन कर सके जो वहां सर उठा रहे कथित इस्लामिक स्टेट चरमपंथियों से लड़ रहे हैं। इराक में अमेरिका की नीति अफगानिस्तान से अलग है। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता पीटर बोविस। ये एक तरह से सैनिकों की वापसी नहीं है। अमेरिकी सैनिकों की सिर्फ भूमिका बदल रही है। अब वो इराकी सेना को ट्रेनिंग देने और उन्हें सलाह देने का काम करेंगे। अफगानिस्तान में अगले महीने के आखिर तक की डेडलाइन है जब वहां से सभी सैनिक वापस हो जाएंगे और अमेरिका का मिशन लगभग खत्म हो जाएगा। इराक में अमेरिकी सैनिक रहेंगे, पर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं, बल्कि आतंकवाद से लड़ाई लड़ने के लिए वो इराकी सैनिकों को तैयार करेंगे। इराकी प्रधानमंत्री भी यही चाहते हैं। खबर है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में क्रूर हत्या पूरे देश में सुर्खियां बनी हुई हैं। लोग अभियुक्त को कड़ी सजा दिलाने की मांग को लेकर देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इसकी बहुत चर्चा हो रही है। राजधानी इस्लामाबाद में 27 साल की नूर मुकादम का सिर कलम कर दिया गया था। हत्या के अभियुक्त जहीर जाकिर जफर को हिरासत में ले लिया गया है। बीबीसी संवाददाता फाकिर मुनीर की रिपोर्ट। नूर मुकादम की बर्बर हत्या ने पाकिस्तान के लोगों को हिलाकर रख दिया है। 27 साल की नूर एक पूर्व राजनयिक की बेटी थी। कहा जा रहा है कि संदिग्ध अपराधी ने उनका सर कलम कर दिया था। नूर उस संदिग्ध को बचपन से जानती थी। 20 जुलाई को पुलिस को इस्लामाबाद के बेहद पौश इलाके F7 सेक्टर से एक कॉल की गई। घटनास्थल पर पहुंचने पर पुलिस ने पाया कि संदिग्ध जहीर जाकिर जफर को कुछ लोगों ने रस्सी से बांध कर रखा है। नूर की हत्या के बाद संदिग्ध ने इन लोगों पर भी हमला किया था। जहीर जाकिर जफर शहर के एक नामी बिजनेसमैन का बेटा है। उसे इस्लामाबाद की एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने बताया कि संदिग्ध ने अपने माँ बाप को फ़ोन पर बताया था कि नूर ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था। शुरुआती जांच में पुलिस को लगा कि गला काटे जाने से पहले नूर को गोली मारी गई थी, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स में गोली का कोई निशान नहीं मिला। इस हत्या ने पाकिस्तानी समाज में महिलाओं की सुरक्षा पर एक बार फिर से सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। कई लोग हत्यारे को बेहद सख्त सजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं ताकि अपराधियों को कड़ा संदेश दिया जा सके। कई लोग इसे पाकिस्तान में महिलाओं की हालत से भी जोड़कर देख रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ओलंपिक पदक की उम्मीद टूटने पर क्या आरोप लगाए शूटर मनु भाकर ने। तो मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया में, आपके साथ पायल भुयन। और अब बात टोक्यो ओलंपिक्स की, जहां मौजूद बीबीसी संवाददाता आप तक सीधा हाल पहुंचा रहे हैं। निशानेबाजी में आज भारत के मेडल की उम्मीद टूट गई। आखिर क्यों निशाने से चूके भारतीय निशानेबाज, कहां कमी रह गई, ये जानने की कोशिश की टोक्यो में मौजूद बीबीसी संवाददाता जाह्नवी मूले ने। भारत के निशानेबाज मनु भाकर और सौरभ चौधरी आज फिर से मेडल की उम्मीद लेकर 10 मीटर एयर पिस्टल की रेंज पर खेलने के लिए उतरे, लेकिन मिक्स टीम इवेंट में उनके साथ साथ भारत की कोई भी टीम फाइनल में नहीं पहुंच पाई। वैसे ओसाका शूटिंग रेंज में पहले क्वालिफाइंग राउंड में मनु और सौरभ दोनों ने ही पहले स्थान हासिल किया था, लेकिन दूसरे क्वालिफाइंग राउंड में उनकी टीम को 7वां स्थान हासिल हुआ और मेडल के लिए फाइनल में खेलने का मौका उनकी टीम ने गंवा दिया। इसके बाद हमने मनु और सौरभ से बात की और सौरभ का कहना था कि जो भी वो कर सकते थे उन्होंने वो किया है, लेकिन शायद वो काफ़ी नहीं रहा। वहीं मनु ने कहा कि शायद मैंने उम्मीद रखकर कुछ ज़्यादा ही कोशिश की। एक तरीके से उन्होंने खुद पर, अपने आप पर आए हुए दबाव के बारे में भी बात की है। शूटर्स इस तरीके का दबाव का सामना कर रहे हैं, लेकिन शूटिंग टीम के साथ यहाँ पर कोई भी स्पेशलाइज्ड साइकोलॉजिस्ट या मेंटल ट्रेनर नहीं आए हैं, जिस पर कुछ फॉर्मर शूटर्स ने आश्चर्य व्यक्त किया है। इस बारे में हमने नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट रणिंदर सिंह, उनसे बात की और उनका कहना है कि कोविड की वजह से लिमिटेड एक्रेडिटेशंस ही दिए गए थे, जिसकी वजह से कोई साइकोलॉजिस्ट टीम के साथ नहीं आ पाए। वैसे रणिंदर ने मनु और जसपाल राणा, उनके कोच जो है, उनके बीच हुई अनबन की तरफ भी इशारा किया। जापान आने से पहले भारतीय टीम क्रोएशिया में प्रैक्टिस कर रही थी और वहां जाने से पहले मनु और जसपाल की राहें अलग हुई थी, जिसके बाद रौनक पंडित उनके साथ साथ पूरी पिस्टल टीम के कोच के तौर पर टीम से जुड़े हुए हैं। मनु ने इस बारे में कहा है कि ये बदलाव उनका डिसीजन नहीं था और उस समय उन्हें भी ये निर्णय सही लगा और फिलहाल अभी जो कोचिंग अरेंजमेंट है उससे उन्हें कोई भी समस्या नहीं है। जाह्नवी मूले, बीबीसी, टोक्यो। कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @पायल भुयन। आज के लिए बस इतना ही।